हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की जो ये कंपनी है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ये अपने आप में एक प्योर गोल्ड है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें बताऊंगा इसके बारे में। और इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो इतना पोटेंशियल है कि इसको आज खरीदो और पूरे 2021 के लिए भूल जाने की बात है कि इसको खरीद के हम भूल सकते हैं। किस बेस पर भूल सकते हैं वो सारे रीजंस बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि इसको खरीदकर भूल सकते हैं तो आपने इसको खरीदना है सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से। मैं यहां पर आपको इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने जा रहा हूं कि ये कंपनी क्यों एक प्योर गोल्ड है और क्यों यहां से गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाने के चांसेस हैं, गोल्ड का चार्ट पैटर्न क्या कहता है और इस कंपनी को उस चीज से क्या बेनिफिट होने वाला है। यहां पर सारी चीजें बताऊंगा, पिछले सालों में इन्होंने क्या किया, क्यों इनके मतलब इनके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, बिजनेस भी देखेंगे, कहां से इनकी रेवेन्यू आती है और कहां से नहीं आती है। तो अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो इसकी सीधी पहले बैलेंस शीट पर चले जाते हैं। और बैलेंस शीट पर जाने के बाद में अगर आप इसको देखोगे तो वर्ल्ड क्लास गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं ये। और इनके जो लगातार बिजनेस हैं, अगर मैं इसको दोबारा से इसकी वेबसाइट को फिर से इसको ओपन कर लेता हूं तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी इनके पास है, वेलकैम्बी के नाम से, स्विट्जरलैंड की। और ये कोई छोटी बात नहीं होती है कभी भी कि वर्ल्ड जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो इनके पास हो। उसके बाद में अगर इनके फर्दर बिजनेस की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इन्हीं के पास है। ये अभी से यहाँ पर आगे रिफ्रेश नहीं हो रहा है, पहले जब मैंने किया था तो ये रिफ्रेश हो रहा था और आगे हम लोग जा रहे थे इसमें। प्रोफाइलिंग की अगर बात करें तो बाकी चीजें भी देख लेते हैं। वैसे ये लोग ज्वेलरी, ये गोल्ड रिफाइनरी में हैं, ज्वेलरी में बहुत बड़े हैं, इनके शुभ ज्वेलर्स के नाम से शोरूम्स हैं। उसके बाद में ये गोल्ड की सारी ही इस तरह के जो बिस्किट्स होते हैं, ब्रिक्स होती हैं, वो सब बनाते हैं। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर हैं, मींस बड़े साइज के हैं ये। टाइटन की तरह से स्मॉल साइजेस में ज्वेलरी कम बनाते हैं और बड़े साइज में ज्यादा बनाते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी बैंगलोर में। तो जब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट की बातें आती है ना, इनके शोरूम्स काफी बड़े हैं, शुभ ज्वेलर्स के नाम से इनके शोरूम्स हैं। और ये इन्होंने परचेज किया था, मैंने इस बारे में काफी डिटेल में सर्च किया तो जो वालकम्बी गोल्ड रिफाइनरी है वो इन्होंने परचेज की थी 2015 में। और राजेश एक्सपोर्ट्स के पास इनकी 100% होल्डिंग है। 95% इनकी जो होल्डिंग है वेलकैम्बी की, वो राजेश एक्सपोर्ट्स की ही एक सब्सिडरी है जो सिंगापुर में लिस्टेड है। 95% उनके पास है और राजेश एक्सपोर्ट्स के पास डायरेक्टली 5% है, तो 100% इनके पास है। और इस रिफाइनरी ने काफी अच्छा बिजनेस किया है इस पीरियड में। मैंने इस चीज को सर्च भी किया है, इनकी जो ये एनुअल रिपोर्ट्स है उसमें सर्च किया तो आप ये देखो, कोविड-19 हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड phenomenon in human history due to the national lockdown and also due to lockdown in various international markets. Business was at a total standstill during that period in our Indian operations. Our business is primarily dependent on international passengers flights, as all the imports and exports are carried on international passengers flights in very high value and high security vaults. Due to the suspension of international passengers flights from India, there was a major impediment in imports and exports from the Indian operations. However, the refining business of Valcambi achieved record sales during the pandemic. ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो रिफाइनिंग बिजनेस है वेलकैम्बी का, उसने रिकॉर्ड यहां से सेल्स दिखाई है। एज ए कंपनी वी हैव बीन प्रूडेंट टू सर्वाइव द पैंडेमिक विदाउट एनी एडवर्स इंपैक्ट एक्सेप्ट फॉर टेम्परेरी लॉस ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स फ्रॉम आवर इंडियन ऑपरेशंस। तो हुआ क्या है बेसिकली, जो ये एक्सपोर्ट करते थे ज्वेलरी को, उसके ऊपर जो इंपैक्ट आया उसकी भरपाई वेलकैम्बी से, जो इनकी रिकॉर्ड सेल्स हुई है रिफाइनरी से, उसने इस चीज की भरपाई कर दी। और उसका इंपैक्ट कहां नजर आता है, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ जाते हैं तो वो वहां नजर आता है कि करंट क्वार्टर में अगर सितंबर में सेल्स देखें तो सितंबर में सेल्स 1,02,000 करोड़ की हुई है। पिछले 10-12 क्वार्टर
क्वार्टर्स में इतनी सेल्स कभी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी सेल्स है और ये तब है जब ड्यूरिंग द पेंडेमिक ये इस तरह की ज्वेलरी में बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, ज्वेलरी परचेज नहीं की। उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं कि जो शादियां भी हैं, मैरिजेस हैं, फंक्शंस हैं, वो पोस्टपोन हुए हैं और जितनी भी ज्वेलरी परचेज की जाती थी वो भी पोस्टपोन हुई है। एक्सपोर्ट भी इनका पोस्टपोन हुआ है। उस चीज के बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी सेल्स की है क्योंकि जो इनकी रिफाइनरी ऑपरेशन है वहां से सपोर्ट मिला है। लेकिन जो ज्वेलरी इनकी एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, इंडिया में भी उतनी सेल्स नहीं हुई, उसका इंपैक्ट इनका यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पर आया है। प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं आया, लेकिन ये बिजनेस आगे रिवाइव करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। उन सब चीजों के बावजूद भी अगर हम सारे ही इनके क्वार्टर्स देखें, मार्च क्वार्टर भी देखें, जून क्वार्टर भी देखें, सितंबर क्वार्टर भी देखें, इनका एक बार भी लॉस नहीं आया। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करें तो 2,36,000 करोड़ की इनकी सेल्स है, जो सेकंड हाईएस्ट है। यानी कि इन 3 क्वार्टर्स के बाद भी मार्च 2017 में सिर्फ इतनी सेल्स हुई थी, उसके बाद हाईएस्ट एवर है। और नेट प्रॉफिट यहां पर भी बहुत अच्छा है। इसमें जो बैलेंस शीट में सबसे अच्छी बात है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि रिजर्व जो इनके पास था, कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है वो 7,000 करोड़ था और जो बोरोइंग थी 8,700 करोड़ थी। यानी कि जो डेट था वो अपने पैसे से ज्यादा था। लेकिन पिछले 3 सालों में इन्होंने इसको लगातार कम करके और आज की डेट में ऑलमोस्ट जीरो पर आ गए हैं। कंपनी के ऊपर सिर्फ 888 करोड़ का लोन है और रिजर्व 10,783 करोड़ का है। तो यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो बोरोइंग भी है, जो डेट है 888 करोड़ का, अगर इसके अगेंस्ट हम अपना कैश देखें, कैश कितना है, तो अदर एसेट्स में जाकर कैश अगर हम देखते हैं तो 2,900 करोड़ का कैश है। तो अगर ये चाहे तो आज की डेट में इमीडिएटली बचा हुआ भी रिपे कर सकते हैं। और ये रिपे करना मतलब उसके बाद में कंपनी एब्सोल्युटली एक्चुअल में नेट डेट फ्री की जब बात करते हैं ना, कि कंपनी एक तो होता है डेट फ्री मींस उसके ऊपर कोई डेट ही नहीं है। दूसरा होता है नेट डेट फ्री। नेट डेट फ्री का मतलब होता है कि जितना डेट है उससे ज्यादा इनके पास कैश है। यहां पर अगर कैश से ये रिपे करना चाहें तो इमीडिएटली रिपे कर सकते हैं, तो उसको नेट डेट फ्री कहते हैं। तो ये नेट डेट फ्री कंपनी है। 888 करोड़ तो वैसे भी कुछ नहीं है, 8% का डेट है ओवरऑल। अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 54% प्रमोटर्स के पास है। लेकिन इस फिगर को यहां पर देखना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको जो इसके शेयर होल्डर्स का पैटर्न दिखाने जा रहा हूं वहां जाके आप चौंक जाओगे कि पब्लिक के पास इसमें से कुछ है ही नहीं। एक्चुअल में सारा का सारा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अगर पब्लिक के पास ऐसे देखते हैं तो 29% की होल्डिंग नजर आती है, लेकिन जब पब्लिक के पास इसको डिटेल में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 21.36 माइनस 4.81 माइनस 4.70 माइनस 4.37 माइनस 2.35 माइनस 2.18, यानी कि पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 2.94% होल्डिंग है जनरल पब्लिक के पास। और ये जनरल पब्लिक भी जो 2.94% लेकर बैठी है ना, हो सकता है ये भी एचएनआईज ही हो और कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही ये बची हुई भी हो, क्योंकि यहां जो परसेंटेज आती है वो जनरली 1% से ज्यादा अगर किसी इंडिविजुअल के पास होता है तो उसको यहां पर शो किया जाता है। अगर बची हुई 2.94 भी बचे हुए मतलब हाफ परसेंट करके अगर किसी के पास है और वो यहां पर नहीं आई है तो पता नहीं चलेगा, वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हो सकती है। पब्लिक के पास ये शेयर है ही नहीं। तो मतलब ऐसा क्यों होता है कि पब्लिक के पास नहीं है? क्योंकि यहां पर बड़े लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, प्रोमोटर्स को, सबको पता है कि इसका बिजनेस कितना स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो बिजनेस हमने देख लिया, पी सिर्फ 15 के पी पर ट्रेड कर रहा है। और यहां पर मैं आपको एक जो सबसे अच्छी बात बता दूं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर इसको डेली बेसिस पर देखें तो ये मैंने गोल्ड ईटीएफ का चार्ट यहां पर ओपन किया हुआ है। तो गोल्ड की एक्चुअल में हैबिट क्या रही है कि जब भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास आता है ये फिर से चल देता है। मैं आपको अगर इंटरनेशनल चार्ट भी दिखाऊं गोल्ड का तो आपको पता चलेगा कि ये यहां पर इस कैसे ट्रेड कर रहा है। बेसिकली ये 200 डे मूविंग एवरेज पर ट्रेड करने आया। ये डॉलर टर्म्स में गोल्ड का चार्ट है। इसने डॉलर टर्म्स में 2076 के आसपास पर आउंस का यहां पर प्राइस का हाई बनाया था। उसके बाद में ये नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज पर इसने टच किया, ये फिर से चल दिया। इससे पहले भी इसने 200 डे मूविंग एवरेज पर ऐसे ही टच किया था, ऊपर से नीचे आकर, और फिर जो इसने रैली दिखाई थी वो बहुत बड़ी रैली थी। तो सेम चीज यहां पर भी हो सकती है कि वापस से गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 2100 के आसपास तक चला जाए, यहां से सीधा ऊपर जाते हुए। तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट हमें पता है कि राजेश एक्सपोर्ट को होने ही वाला है, जो गोल्ड का बिजनेस करते हैं, क्योंकि जो करंट में इन्वेंट्री होती
होती है ना, उसका प्राइस सीधा सीधा इंक्रीज हो जाता है। तो आज की डेट में जितना भर भी गोल्ड है, अगर वो आने वाले टाइम में अगर 20-30% हाई प्राइस पर बिकता है तो इसमें मजे ही मजे हैं। और खासतौर से जब जब इनकी अपनी रिफाइनरी हो तो उसका बेनिफिट आएगा, हमेशा आता है। और अगर हम इसमें राजेश एक्सपोर्ट के अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो इतना गजब का पैटर्न रेयरली देखने को मिलता है। और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। जब वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी, गोल्ड रिफाइनरी रखती हो, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखती हो, तो ये, और वैसे भी अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी बात करें तो ये अभी भी 14,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और 14,000 करोड़ की मार्केट कैप का मतलब होता है आप समझ सकते हो $2 बिलियन, तो $2 बिलियन है, और ये मिड कैप है। तो इस कंपनी में लार्ज कैप बनने का भी दम है, मैं आपको ऐसे एक्चुअल में बता दूं। और जो ये राउंडिंग पैटर्न है ना, इस राउंडिंग पैटर्न का मैं तो दीवाना हूं। बता दूं मैं आपको कि मैंने इन राउंडिंग पैटर्न्स को ब्रेक होते हुए, फेल होते हुए कभी देखा नहीं है एज सच। और अगर इतना बड़ा राउंडिंग पैटर्न है, और जो राउंडिंग पैटर्न की इसकी स्टार्टिंग हुई थी, राउंड ये यहां से हुई थी 781 से, तो अगर 781 का भी अगर हम सीधा सीधा यहां से लगा लें इसको प्राइस हाइक की कितना बनता है, तो ये यहां से आता है 60%। लेकिन मैं 60% में यहां पर खुश होने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि उससे पहले भी यहां पर इसने क्या किया था, ये एक पैटर्न बन रहा था, और ये पैटर्न अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहां से ब्रेकआउट होने के ही कगार पर था। ये सेम ही लेवल है एग्जैक्टली ये वाला। तो यहां पर ये ब्रेकआउट होना था, लेकिन पेंडेमिक भाई साहब आ गए और कोरोना भाई साहब ने सब सारी चीजें हालत खराब कर दी, और फरवरी में ये यहां से नीचे आने लगा। लेकिन ये नीचे भी आया है तो राउंडिंग में ही आया है, और राउंडिंग में नीचे आने का मतलब होता है कि ये एक्यूमुलेट किया जा रहा है। और यहां से अगर ये ऊपर निकलता, जो ये पैटर्न बन रहा था, तो उसका क्या टारगेट होता है एक्चुअल में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं देखूं कि ये यहां से डेप्थ को लेकर अगर ये इतनी डेप्थ को लेकर अगर ऊपर आता, और ऊपर आने के बाद में अगर ये ऊपर जाता यहां से, तो क्या लेवल था, क्योंकि ऑपरेटर्स ने तो वहीं से काम करना शुरू किया था। तो ये 1025 का यहां से एक्चुअल टारगेट आता है कि अगर यहां पर कोरोना का इंपैक्ट नहीं होता तो इसका टारगेट क्या होना था। और अगर ये टारगेट होना था तो करंट से उस टारगेट तक का अगर हम लेवल देखें तो कितने परसेंट का गेन निकल के आता है, ये एक्चुअल में 111% का गेन नजर आता है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आप अगर इस पूरे चार्ट पैटर्न को देखोगे ना, तो ये इतने लंबे कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन में भी ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है कि यहां भी सपोर्ट बनी, और फिर 16 में भी सपोर्ट बनी, और उसके बाद अब राउंडिंग सपोर्ट है। और अगर ये एक बेसिकली सिमेट्रिकल पैटर्न बनता है, और सिमेट्रिकल पैटर्न ये एक्चुअल में इतना होता है, तो ये जो इसकी डेप्थ है ना, एक्चुअल में यहां से निकलने के बाद में उतनी होती है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं तो डेप्थ पर डेप्थ बताता जा रहा हूं और इसके लेवल्स हाई करता जा रहा हूं। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर कोई अच्छा स्टॉक पिछले 5 साल से कंसोलिडेशन में है ना, तो वो अगले 5 साल तक कितना रनअप दिखा सकता है, आप उस चीज को समझ सकते हो। या तो अभी भी इस चीज को समझ सकते हो, और अगर अभी समझ नहीं आता है क्योंकि हमने शायद इस तरह की चीजें नहीं देखी हो, तो देखो उसका मैं एक ही बात बताता हूं कि ये चीजें अभी समझ नहीं आएंगी तो शायद बाद में समझ आ जाएंगी, लेकिन समझ में ये सारी चीजें जरूर आती हैं। तो अगर इस का लेवल देखें तो 1173 का लेवल तो ये इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ही आता है, लेकिन यहां पर ये 5 साल का, क्योंकि ट्रायंगल कह रहा हूं, सिमेट्रिकल एंगल है ये, और इसका ब्रेकआउट आता है। बहुत लंबी रैली इस तरह की चीजों में आती हैं, और इस तरह के फिर ये लेवल्स रुकते नहीं है, मल्टी ईयर रैली में इस तरह की चीजें चली जाती हैं। मैं तो इसमें बायर पहले भी था, अगर आपको याद हो, और मैंने इसमें आज भी कुछ शेयर्स परचेज किए हैं, और अगर कल मौका लगा तो शायद मैं कुछ शेयर्स बेच के तब इसमें पैसे लगा भी सकता हूं। मैं देखूंगा कि कौन से शेयर्स में मुझे गेन आ रहा है, तो वहां से जहां पर अब यहां से ऊपर बढ़ने की उम्मीद कम है, वहां से निकाल के शायद मैं लगाऊंगा इसमें। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके पैसे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मेरे कहने से बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पर्पस आपको यहां पर ये सारे पैटर्न्स दिखाना है कि राउंडिंग, कंसोलिडेशन, सिमेट्रिकल, और उसके बाद में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, और उसके बाद में जो उसका बेस है, जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, वो किस तरीके से 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया, फिर वहां से चलना शुरू हुआ। लार्जेस्ट रिफाइनरी है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो मुझे चीजें यहां पर समझ में आ रही हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो बुक वैल्यू है वो भी इसके एकदम पास में है। 366 की बुक वैल्यू है और करंट प्राइस 486 है। और मैं इसमें एक चीज बता दूं, जो रिफाइनरी है ना, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और जो लैंड होती है, और जो ब्रांड होता है, उनकी वैल्यू कभी भी इस तरह की बुक वैल्यू में आती ही नहीं है,
क्योंकि वो पुराने प्राइसेस पर बैलेंस शीट में होती हैं और रिवैल्यूएशन उनका जनरली नहीं होता है, लैंड का रिवैल्यूएशन जनरली नहीं होता है। वो सब चीजों का बेनिफिट तभी मिलता है जब कुछ चीजें हम सेल करते हैं। अदरवाइज हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो इनके पास लैंड है वो कितनी लैंड है और उसकी करंट में कितनी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने इसकी पूरी एनालिसिस कर ली। आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके इसमें एक्शन ले सकते हो, मेरे कहने से नहीं लेना, अपना माइंड जरूर यूज करना है और इसी तरह से लर्न करते रहना, सीखते रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।